हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरओ यारो यूपीपीसीएस के जो आरओ यारो का 2013 का पेपर है उसके सामान्य हिंदी के बारे में। तो ये जो सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन है दोस्तों, इन 60 क्वेश्चन को हम देखेंगे, इनका क्या आंसर है ये भी देखेंगे और साथ में जो बाकी 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनकी व्याख्या भी देखेंगे हम। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलती रहे और जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमारे वीडियोज पे वो आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है इन सब की, तो पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जो आइकन आईएएस नाम से है, या फिर अगर आप नंबर से आइकन आईएएस से नहीं मिलता है तो 9891763512 इस नंबर से भी आप सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और साथ में जो भी मटेरियल्स होंगे, पीडीएफ होंगे, वो वहीं पे अवेलेबल कराई जाएगी। तो दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन ही है कि यमुना का पर्यायवाची है। इसमें पूछ रहा कि यमुना का पर्यायवाची है, तो कालिंदी जो होती है ये यमुना की पर्यायवाची होती है। और दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है कि कालिंदी किसकी पर्यायवाची है, तो यमुना की पर्यायवाची है कालिंदी। अब व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम। व्याख्या इसमें दिया गया, दिए गए विकल्पों में यमुना का पर्यायवाची कालिंदी है, जबकि यामिनी रात्रि का पर्यायवाची है तथा भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। यमुना के अन्य पर्यायवाची शब्द। दोस्तों, इसमें जो यामिनी दिया गया है ये रात्रि का, ऐसे यामिनी का रात्रि होता है, सरवरी होता है, ये याद रखिएगा, ये पूछता है शब्द। अक्सर यही सब शब्द एग्जाम आपके क्वेश्चन में डाल देते हैं वो। भागीरथी जो है ये गंगा का है और यमुना जो है, यमुना के अन्य जो पर्यायवाची हैं जैसे सूर्य तनया, भानुजा, सूर्य सुता, तरणी तनुजा, ये होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। तो निशिथ का पर्यायवाची तम नहीं होता है दोस्तों। निशिथ मत, ये रात की पर्यायवाची होती है। तो रात्रि, रजनी, निशा, ये सब जो हैं ये रात्रि के यानी निशिथ के पर्यायवाची हैं। बाकी तम जो है ये निशिथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होता है दोस्तों। मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है। और दोस्तों, जो लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, हिस्ट्री में एक मार्तंड मंदिर है, सूर्य मार्तंड मंदिर, जो जम्मू कश्मीर में है। तो मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड है, न कि प्रकाश, तेज एवं भास्वर। सूर्य के अन्य पर्यायवाची शब्द तरणी, आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर। दोस्तों, ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं सूर्य के पर्यायवाची, सब रट्टा मार जाइएगा क्योंकि ये पूछता है अक्सर, खासकर ये तरणी शब्द। और इसमें जो भास्कर कैसे लिखा गया है, ये भास्कर शब्द शुद्धि अशुद्धि में आपके लिखने के लिए आता है। तो भास्कर कैसे लिखा गया है ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो अरविंद जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो कौन नहीं है? मिलिंद। मिलिंद जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि मिलिंद जो होता है ये भौरा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। भौरा, जिसका एक पर्यायवाची सिलीमुख भी होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्प में मिलिंद शब्द अरविंद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरविंद का आशय कमल से है। अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं कमल, पंकज, जलज, अंबुज, सरसिज, राजीव, अम्भोग, सरोज, नलिन। दोस्तों, ये अरविंद यानी कि कमल के जितने भी पर्यायवाची दिए गए सब इंपॉर्टेंट हैं। जबकि मिलिंद जो है ये भौरा का पर्यायवाची है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है मिलिंद किसका पर्यायवाची है। अगला है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, यानी समान अर्थ रखने वाले शब्द, उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। पर्यायवाची शब्द का आशय समानार्थी शब्द से होता है। वे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। इन शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राची का पर्यायवाची शब्द है। और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी अक्सर लोग गलती कर देते हैं ये प्राची शब्द का। तो प्राची शब्द का पर्यायवाची पूर्व होता है। प्राची शब्द का पर्यायवाची पूर्व होता है, यानी पूर्व को प्राची भी कहा जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तो कुछ दोस्तों, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है, न कि प्राचीन, प्रकृति और प्रज्ञा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची दोस्तों उर्मी होता है। दोस्तों ये तरंग शब्द की जो पर्यायवाची है ये याद रखिएगा, चाहे वो तरंग हो गई, बिजली हो गई, इन सब की पर्यायवाची अक्सर पूछता है। तो उर्मी जो होता है, जैसे उर्मी हो गया, हिलोर हो गए, वीची हो गया, ये सब तरंग के पर्यायवाची होते हैं। इसकी आगे व्याख्या भी हम देख लेते हैं दोस्तों। इसकी व्याख्या है दोस्तों, तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उर्मी है, न कि पुष्कर, कूल और जलज। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द लहर, हिलोर और वीची। दोस्तों ये वीची शब्द जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि वीची जो है ये तरंग का पर्यायवाची है, और ये एक बार क्वेश्चन ये बन चुका है। जबकि जलधि जो होता है ये सागर का होता है, और पुष्कर तालाब का, कूल जो होता है ये किनारा का पर्यायवाची होता है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, ये कूल शब्द किसका पर्यायवाची है, ये वेरी आईएमपी है, और आपके एग्जाम के लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दोस्तों, जंगम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो जंगम जो होता है दोस्तों, इसका पर्यायवाची होता है कांतार, जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो कांतार होता है। कांतार जो है ये जंगल का पर्यायवाची। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कांतार है, न कि प्रमोद, विश्रांति एवं दीव। जंगल के अन्य पर्यायवाची शब्द दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है जंगल के पर्यायवाची, इसको याद रखिएगा। विपिन, कानन, वन, आटवी, कांतार, जिसमें से दोस्तों ये विपिन पूछा जा चुका है कि विपिन जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। अगला दोस्तों, क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों अमर्ष। अमर्ष मीन्स भी होता है क्रोध। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्रोध शब्द का पर्यायवाची शब्द अमर्ष है, न कि संताप, वैमनस्य और भीति। जबकि संताप का आशय दुख होता है। संताप का जो आशय होता है दुख, इसकी पर्यायवाची कह सकते हैं दुख होता है। वैमनस्य का आशय ईर्ष्या से होता है। वैमनस्य पर्यायवाची होता है ईर्ष्या का, और भीति का आशय होता है डर से। अगला है दोस्तों, बिजली शब्द का पर्यायवाची। मैंने कहा था दोस्तों अभी कि बिजली, तरंग, इन सब का पर्यायवाची रट्टा मार जाइएगा, ये अक्सर आते हैं। इसी तरह से देवी देवताओं के जितने भी पर्यायवाची हैं वो सब भी रट्टा मार जाइएगा। ये आप मतलब ये हॉट टॉपिक होते हैं पर्यायवाची के, कि इनसे आना ही आना है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों। सब बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द बितुंडा नहीं है, बाकी दामिनी, चंचला, तड़ित ये बिजली के हैं। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द बितुंडा नहीं है। दामिनी, चंचला, तड़ित बिजली शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द चपला, क्षण प्रभा, सौदामिनी। दोस्तों ये क्षण प्रभा, सौदामिनी, चपला, ये तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है इसके। अक्सर करके ये जो दामिनी शब्द है, ये दामिनी शब्द पूछा जाता है कि ये किसका पर्यायवाची है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए और ध्यान से सुन भी लीजिए। अगला है दोस्तों हमारा विलोम शब्द का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम होगा। प्रत्यक्ष का विलोम है परोक्ष। और दोस्तों याद रखिएगा, जो विलोम शब्द होता है वो सटीक शब्द, एकदम सटीक शब्द विलोम ही चुना जाता है, न कि अप्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष कर देंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष है, न कि अपरोक्ष। सुंदर और प्रत्यय है। अपरोक्ष का अर्थ भी प्रत्यक्ष है।
अगला है दोस्तों सामान्य शब्द का विलोम है। दोस्तों सामान्य का विशिष्ट हो जाता है, सामान्य का विलोम जो है वो विशिष्ट हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सामान्य शब्द का विलोम शब्द विशिष्ट है। श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण इसके विलोम शब्द नहीं है, जबकि साधारण का विलोम असाधारण, सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ। दोस्तों ये सर्वज्ञ का विलोम जो अज्ञ है इसको याद रखिएगा। श्रेष्ठ का और श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है, तो श्रेष्ठ का विलोम निम्न होता है और सर्वज्ञ का विलोम जो होता है ये अज्ञ होता है। ये दोनों विलोम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम शब्द होता है मर्त्य। दोस्तों शब्द पे ध्यान दीजिएगा। अमर का ये मतलब नहीं होता है कि मरण या मृत्यु, याद रखिएगा। तो अमर शब्द का सटीक जो विलोम होगा वो मर्त्य होगा। अगर आप मरण या मृत्यु पे लगा देंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए सटीक विलोम पूछा जाता है, तो अमर का मर्त्य होता है। अगला है दोस्तों उपकार शब्द का विलोम है। दोस्तों उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। अगला है दोस्तों तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम है आलोक। तिमिर मीन्स होता है दोस्तों अंधकार और आलोक मीन्स होता है प्रकाश। तो याद रखिएगा कि तिमिर का विलोम शब्द आलोक होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। अगला है दोस्तों उक्त का विलोम शब्द है। तो उक्त का विलोम शब्द अनुक्त होता है, अनुक्त, और इसको रट्टा मार जाइएगा दोस्तों, ये आपके कभी भी एग्जाम में रिपीट कर सकता है। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त होता है, और जबकि उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त होता है। जो उपयुक्त उसका विलोम अनुपयुक्त। अगला है दोस्तों निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय शब्द का विलोम होता है दोस्तों सदय। निर्दय सदय। व्याख्या देख लीजिए दोस्तों। निर्दय का विलोम सदय होता है, न कि सहृदय, सभय और सह्य होता है। उन्मीलन शब्द का विलोम है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके आरओ एग्जाम में ही रिपीट किया है ये। उन्मीलन का जो विलोम शब्द होता है वो निमीलन होता है। उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन शब्द होता है। अगला दोस्तों उत्कर्ष शब्द का विलोम होता है। तो उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। अगला है दोस्तों आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके यूपी पीसीएस मेंस में भी कई बार रिपीट किया है और आपके आरओ में भी कई बार रिपीट किया है दोस्तों। तो याद रखिएगा आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। आविर्भाव का विलोम शब्द तिरोभाव, जबकि विभाव जो विभाव होता है इसका विलोम अनुभाव होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि विभाव का जो विलोम होता है, विभाव जो होता है इसका विलोम जो होता है वो अनुभाव होता है। विभाव का विलोम अनुभाव होता है, और आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वो तिरोभाव होता है। अगला है दोस्तों हमारा वाक्य और वर्तनी शुद्धि। वाक्य और वर्तनी शुद्धि में हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट वाक्य दिया गया है कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। विलक्षण बुद्धि थी, ये दोस्तों सही है। बाकी हम देख लेते हैं तीनों स्टेटमेंट दोस्तों गलत क्यों है। कि इसमें दूसरा ऑप्शन दिया है आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। दोस्तों बुद्धि शब्द जो होता है इसके साथ हमेशा विलक्षण शब्द लगता है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन जो है आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि, ये भी गलत है। आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि, ये भी गलत। ये तीनों शब्द जो बुद्धि के साथ जोड़े गए हैं ये गलत है। इसी वजह से ये जितने भी वाक्य हैं ये गलत हो गए। लेकिन ये विलक्षण शब्द जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ, इसलिए ये सही हो गया। क्योंकि बुद्धि जो होती है विलक्षण होती है, वो विचित्र, अलौकिक या दैवी नहीं होती है। दोस्तों इसमें व्याख्या भी दिया गया है। इसे दिए गए विकल्पों में आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, वाक्य शुद्ध वाक्य है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण। अगला दोस्तों देख लेते हैं हम शरतकालीन दिनों में। दोस्तों इसमें वाक्य शुद्धि का है, तो पहले वाक्य कौन सा शुद्ध है उसको देख लेते हैं। तो इसमें सी जो ऑप्शन है वो सही है। शरद काल में
चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दोस्तों शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये सही है। बाकी स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों ये गलत क्यों है। दोस्तों ये शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। दोस्तों इसमें जो ये शरतकालीन के साथ दिन, ये कालीन जो है ये भी समय को इंडिकेट करता है और दिन भी। तो ये कालीन के साथ दिन शब्द नहीं जुड़ा रहेगा दोस्तों। और दूसरे स्टेटमेंट भी देंगे ये शरत काल के दिन, तो दोस्तों शरत काल और दिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार शरत काल के दिन, काल और दिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये इसीलिए गलत हो गए हैं। बाकी शरत में, शरत काल में, तो शरत काल काल समय को बता रहा है, लेकिन दिन या और कुछ इसके साथ नहीं जोड़ा गया, इसलिए ये सही हो गया। क्योंकि काल खुद एक समय को इंडिकेट करता है, तो उसके साथ दिन नहीं लगाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। दिए गए विकल्पों में शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है शुद्ध वाक्य। अन्य विकल्प व्याकरण की दृष्टि से गलत हैं, क्योंकि काल और दिन, देखिए शब्द यहाँ भी व्याख्या भी किया है, काल और दिन का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। क्योंकि काल भी समय को बताता है, दिन भी समय को बताता है, इसलिए दोनों एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध वाक्य है दही खट्टा है, दही खट्टा है। दोस्तों इसकी व्याख्या को ध्यान से देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब जिनको हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं, लेकिन वो स्त्रीलिंग में होते नहीं हैं। तो इसकी व्याख्या पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में विकल्प बी दही खट्टा है वाक्य शुद्ध है। तो दही खट्टा है, खट्टी है नहीं, दही खट्टा है। ध्यातव्य हो कि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। दूध और दूध से बने पदार्थ प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, चाहे हम दूध की बात करें, चाहे दूध से बने हुए कोई भी चीज़ हो, हम उसकी बात करें तो वो पुल्लिंग होगा, वो स्त्रीलिंग नहीं होगा। दही खट्टी है नहीं, ये गलत हो जाएगा, दही खट्टा है। अगला है दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है। दोस्तों एक बात और कि जिस तरह से ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का विभेद है, तो हमारा जो वीडियो जाएगा वाक्य शुद्धि से, उसमें आपको एक जगह सारे वीडियोज़ एक ही वीडियोज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से शब्द का उच्चारण हम सामान्य भाषा में गलत करते हैं, जो होते तो पुल्लिंग है लेकिन हम उन्हें स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। अब कुछ लोग पुल्लिंग होते हैं शब्द जिनका हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ये सारी डिटेल्स वहाँ वाक्य शुद्धि वाले वीडियोज़ में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और दोस्तों जो चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और जो भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आइकन IS आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे PDF और भी इन्फॉर्मेशन जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो वहाँ पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम देखते हैं इस क्वेश्चन, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य है दोस्तों, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये सही वाक्य है। अब दोस्तों देखते हैं बाकी गलत क्या है। सुरेश को एक पाती लिखना है। दोस्तों पहले तो ये पूरा वाक्य ही गलत हो, एक पाती को लिखना मतलब नहीं है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, ये भी गलत हो गया दोस्तों। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। दोस्तों सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी, दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ भी इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द है और पत्र जो होता है ये भी पुल्लिंग होता है। तो इसके लिए लिखना शब्द होता है, लिखनी है नहीं। दोस्तों इसकी व्याख्या दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा कि निर्दिष्ट विकल्पों में विकल्प डी सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है शुद्ध वाक्य है, जबकि अन्य विकल्प व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। अगला है दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें शुद्ध वाक्य दोस्तों, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, इसमें शुद्ध वाक्य है। बाकी अशुद्ध क्यों है हम देख लेते हैं। यह आँखों से देखी, दोस्तों आँखों से ही देखा जाता है, इसलिए यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आँखों से ही देखी। कोई नाक या मुंह से नहीं देखता, सब आँख से ही देखते हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि आँखों से देखी गई। या फिर अगला इसमें जो है आँखों द्वारा देखी गई, ये भी गलत है।
आँखों द्वारा फिर देखी गई, ये भी गलत है। तो दोस्तों केवल आँख से ही होगा, आँखों देखी घटना है, क्योंकि देखने का काम आँख से ही होता है। तो ये बाकी जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसके साथ से या कोई अन्य शब्द जुड़ा हुआ है आँख के साथ। बाकी बी स्टेटमेंट जो है इसके साथ आँख के साथ कोई शब्द नहीं जुड़ा है, इसलिए ये सही है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लीजिए। विकल्प भी है, आंखों देखी घटना शुद्ध वाक्य ज्ञातव्य है कि आंखों की उपयोगिता देखने में ही होती है, अतः इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग उचित नहीं है। यानी इसके साथ कोई भी शब्द या कोई भी कारक विभक्ति इसके साथ प्रयोग नहीं होती है। अगला है दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को इसमें से निकालना है, तो ये बी जो है निश्चेष्ट जो लिखा गया है ये गलत लिखा गया है। बाकी पारलौकिक, दुर्धर्ष, आशीर्वाद ये तीनों सही लिखा गया। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो पारलौकिक शब्द है, दुर्धर्ष है और आशीर्वाद, ये तीनों ध्यान से देख लीजिएगा कैसे लिखे गए हैं, क्योंकि इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए आपका ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या लिखा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निश्चेष्ट है, जबकि इसका शुद्ध रूप निश्चेष्ट होता है। दोस्तों याद रखिएगा ये स षटकोण वाला नहीं होता है, ये तालव्य स यहाँ पे प्रयोग किया जाता है निश्चेष्ट लिखते वक्त। पहला जो स होता है वो तालव्य होता है। शेष विकल्पों की शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला है दोस्तों वर्तनी शुद्धि वाला शब्द है, तो वर्तनी शुद्धि वाला दोस्त होता है दोस्तों धोबिन। याद रखिएगा दोस्तों धोबिन, और ब पे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होती है, याद रखिए, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा वाला दिया हुआ है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिएगा इसमें सही क्या है। तो धोबिन शब्द जो लिखा जाता है, धोबिन धोबिनी नहीं होता है दोस्तों, ना ही धोबनी होता है, धोबिन लिखा जाता है, वो भी ब में छोटी ई की मात्रा वाला ही सही होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भागीरथी का, तो भागीरथी, दोस्तों भागीरथी शब्द जो होता है वो शुद्ध शब्द है। और भागीरथी के बारे में एक चीज़ याद रखिए, ये दोस्तों भागीरथी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि भागीरथी लिखा कैसे गया है। अगला है दोस्तों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दोस्तों विरहिणी होता है, विरहिणी। दोस्तों याद रखिएगा ह पे छोटी की मात्रा और र पे बड़ी की मात्रा होती है, यही शब्द सही होता है, तो विरहिणी याद रखिएगा, विरहिणी यही शब्द सही होता है, बाकी सब गलत लिखे गए हैं। दोस्तों अगला इसमें नया अगला टॉपिक है, इसमें अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें पहला जो है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, दोस्तों ये गलत दिया है, ये शुद्ध अशुद्ध का इसमें एक डाल दिया है। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है समुज्ज्वल जो लिखा गया है दोस्तों ये गलत लिखा गया है। बाकी प्रज्वलित ये भी सही है, समुज्ज्वल दोस्तों जो ये भी सही है, और उज्ज्वल जो है ये भी सही है। तो समुज्ज्वल जिसमें एक ज लगा हुआ है, आधा ज जो एक लगाया गया है ये गलत है, क्योंकि समुज्ज्वल में ही ऊपर आप देखिए स्टेटमेंट दिया, क्वेश्चन शब्द दिया गया है दो आधा ज लगता है, जैसे उज्ज्वल में दो आधा ज लगता है वैसे समुज्ज्वल में भी लगता है। और ये याद रखिएगा, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उज्ज्वल समुज्ज्वल। इस तरह से प्रज्वलित दोस्तों कैसे लिखा गया है इसको भी देख लीजिएगा। अगला है दोस्तों ये अनेक शब्दों के एक शब्द यहाँ से शुरू होता है, जिसका इलाज न हो सके। दोस्तों जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द दुःसाध्य होता है, दुःसाध्य, जिसका इलाज न हो सके। जिसका इलाज न हो सके दोस्तों इसके लिए उपयुक्त, सॉरी दोस्तों ये विलोम शब्द मैंने बता दिया है। ये जो जिसका इलाज न हो सके दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य। जैसे कि आपने एक शब्द पढ़ा होगा असाध्य रोग, असाध्य रोग मतलब ऐसा रोग जिसका इलाज नहीं हो सकता है, तो वो असाध्य होता है। दोस्तों दुःसाध्य ये मैंने पहले गलत बोल दिया था, उसके लिए सॉरी दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों जिसे जीता न जा सके। दोस्तों जिसे जीता न जा सके वो अजेय होता है, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय होता है। और दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ये अज्ञेय शब्द ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अज्ञेय शब्द जो होता है जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है।
और दोस्तों जिसे जीता न जा सके अजेय, और जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लीजिए, जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अजेय, जबकि जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञेय होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जिस स्त्री का पति जीवित है, तो दोस्तों जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहा जाता है, और जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे विधवा कहा जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, सधवा और विधवा। तो सधवा हो गया जिसका पति जीवित हो, जिसका पति मर गया हो वो विधवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्षीण न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। दोस्तों जिसका जो क्षीण न हो सके या जिसका क्षय न हो सके उन दोनों के लिए अक्षय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों, बहुत अधिक बोलने वाला। जो बहुत अधिक बोलता है उसके एक शब्द होता है वाचाल। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, जो बहुत कम बोलता है उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मितभाषी जो बहुत कम बोलता हो, और जो अधिक बोलता हो उसके लिए वाचाल। अगला है दोस्तों, जिसके सर पर चंद्र हो। तो दोस्तों जिसके सर पे चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। और ये जो चंद्रशेखर है ये शिव का पर्यायवाची भी होता है, याद रखिए। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है एक शब्द, और उस चंद्रशेखर जो है ये शिव का पर्यायवाची, क्योंकि शिव के सिर पर चंद्र होता है। अगला है दोस्तों, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं वो निर्मम होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा दोस्तों, ये व्याख्या इसका इम्पोर्टेंट है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए उपयुक्त शब्द निर्मम होता है, जबकि जिसके हृदय में दया न हो उसके लिए निर्दय। यानी जिसके हृदय में दया न हो वो निर्दय, और जिसके हृदय में ममता न हो वो निर्मम। अब मर्माहत होता है दोस्तों, मर्माहत का एक अर्थ होता है कि जिसके हृदय पे आघात लगी हो वो मर्माहत कहा जाता है उसे। अगला है दोस्तों, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो तिलक लगाने में जो अन्न का प्रयोग होता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अक्षत, उसे कहा जाता है अक्षत। और अक्षत दोस्तों याद रखिए, तिलक लगाने में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अक्षत के लिए चावल के दाने का प्रयोग होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सामान्य घरों में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है अंत्यज। दोस्तों या एक चीज़ और, अंत्यज जो होता है जो छोटी जात में जन्म लिया हो उसके लिए, और अंत्यज लिखा कैसे गया है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुद्ध अशुद्धि शब्द में ये आता है। तो अंत्यज जो होता है दोस्तों, आधा न और आधा त दोनों लगा होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आधा न और आधा त जो लगा होता है वही सही होता है। इसकी व्याख्या भी देख लीजिए दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसके लिए उपयुक्त शब्द अंत्यज होता है। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसके लिए एक शब्द अंडज होता है। दोस्तों इसी तरह से याद रखिएगा, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसे अंडज कहते हैं, और जिसका जन्म पसीने से होता है उसे स्वेदज कहते हैं। स्वेदज, उसे स्वेदज कहा जाता है। और जिसका जन्म भूमि से हो उसे भूमिज कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंडज अंडा से जिसका जन्म हुआ हो, स्वेदज जो पसीने से जन्म हुआ हो, भूमिज जिसका भूमि से जन्म हुआ हो। जो सब कुछ जानता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आया, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, जबकि जिसे तीनों कालों का ज्ञान हो, त्रिकालज्ञ, जिसे तीनों कालों की जानकारी उसे त्रिकालज्ञ कहा जाता है। जो बहुत कुछ जानता है, यानी जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ शब्द होता है। जो सब कुछ जानता है या जो बहुत कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ, और जो तीनों कालों के बारे में जानकारी रखता है त्रिकालज्ञ होता है। अगला दोस्तों हमारा तत्सम तद्भव टॉपिक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो रात जो होता है दोस्तों ये तत्सम शब्द नहीं है। इसका रात्र का जो तत्सम शब्द होता है दोस्तों ये रात्रि होता है।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रात्रि, सॉरी दोस्तों, ये रात्रि जो होता है ये इसका तत्सम रूप होता है। बाकी इंदु, दिनेश, मनोज ये सब जितने हैं ये तत्सम शब्द हैं। अगला है दोस्तों तिक्त शब्द का तद्भव है। दोस्तों तिक्त शब्द जो होता है, तिक्त का तद्भव जो होता है ये तीता शब्द होता है। यानी तिक्त तत्सम शब्द है और इससे इसे निकला हुआ शब्द है ये तीता, तद्भव। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तिक्त शब्द का तद्भव तीता, जबकि तीखा शब्द तत्स का तत्सम तीक्ष्ण होता है। यानी तीक्ष्ण तत्सम शब्द से बना है तीखा। तो दोस्तों यहाँ गलती मत करना, तिक्त मीन्स तीता होता है और तीक्ष्ण जो होता है, तीक्ष्ण मीन्स तीखा होता है। तो जो तीक्ष्ण होगा उसके लिए तद्भव, उसका तद्भव तीखा होता है और तिक्त का जो तद्भव होता है वो तीता होता है। इसमें गलती मत करना दोस्तों, ध्यान से देख लेना इसको। ससुर का तत्सम शब्द है। दोस्तों ससुर का तत्सम शब्द स्वसुर होता है, स्वसुर। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वसुर का तद्भव भी ससुर होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा, स्वसुर जो है ये तत्सम शब्द है और ससुर जो है ये तद्भव शब्द है। अगला है दोस्तों तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें ढूंढना है आपको कि कौन तद्भव शब्द है। तो आधा जो है दोस्तों ये तद्भव है, क्योंकि आधा जो होता है इसके लिए इसका जो तत्सम होता है वो अर्ध होता है। अर्ध और या अर्ध दोनों शब्द सही होते हैं दोस्तों। चाहे द पे ध लगा करके लिखिए, चाहे ध पर र ऊपर रख दीजिए, दोनों सही होते हैं। तो अर्ध, आधा जो है ये तद्भव शब्द है। बाकी कूप जो होता है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कुआं। और विद्या जो है दोस्तों, ये भी विद्या जो होता है ये भी तत्सम शब्द है। इसी तरह से व्योम जो है, जो आकाश का पर्यायवाची होता है दोस्तों, ये भी तत्सम शब्द है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में कूप, विद्या और व्योम तीनों विकल्प तत्सम शब्द के हैं, जबकि विकल्प ए में प्रयुक्त आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप अर्ध होगा। दोस्तों याद रखिए, अर्ध जो है इसका तत्सम रूप है। चूरन का तत्सम शब्द है दोस्तों, चूरन का तत्सम शब्द जो होता है ये चूर्ण होता है। यानी चूर्ण जो शब्द है इसी से निकला हुआ है चूरन शब्द। अगला है दोस्तों ढीठ शब्द का तत्सम है। दोस्तों ढीठ का तत्सम होता है धृष्ट। धृष्ट जो होता है, धृष्ट तत्सम शब्द है, इसी से निकला हुआ शब्द है ढीठ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तो दोस्तों व्याघ्र जो होता है ये तत्सम शब्द है। व्याघ्र जो होता है इसी से बना हुआ है बाघ। तो व्याघ्र शब्द जो होता है ये तत्सम होता है। बाकी शेर, बबर, शेर, बाघ जो होते हैं ये तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में व्याघ्र शब्द तत्सम है, जबकि शेर, बबर, शेर, बाघ तद्भव शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है माँ शब्द का तत्सम है। दोस्तों माँ शब्द का तत्सम जो होता है माता होता है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि माँ शब्द तत्सम शब्द है। माँ शब्द से, माता शब्द से माँ शब्द बना हुआ है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे जिस शब्द पे चाँद लगा होता है वो हमेशा तद्भव होता है। अगला है दोस्तों तद्भव शब्द है। तो इसमें तद्भव शब्द होता है दोस्तों मनई। मनई जो होता है ये तद्भव शब्द है। बाकी मानव, मनुष्य और मानो ये शब्द जो होते हैं ये तत्सम शब्द है। मनई शब्द जो होता है दोस्तों ये तद्भव होता है। तत्सम शब्द है दोस्तों, तत्सम शब्द इसमें ढूंढने के लिए कह रहा है। तो तत्सम शब्द जो है वो कठोर शब्द भी है और कठिन, ये दोनों हैं दोस्तों। लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना था, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विकल्प बी और सी को इसका सही उत्तर माना गया है। ज्ञात हो कि क्लिष्ट शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्लिष्ट होता है। उपयुक्त विकल्पों में कठोर और कठिन तत्सम शब्द हैं। तो याद रखिएगा, क्लिष्ट तो पहले से गलत हो गया दोस्तों, ये कि ये गलत लिखा गया है। क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिष्ट होता है। क्लिष्ट, ये क्लिष्ट होता है दोस्तों, ठ नहीं होता, इसलिए ये गलत हो गया।
अब बचता है ये कठोर और कठिन, ये दोनों शब्द जो हैं ये इसके तत्सम रूप हैं, तत्सम शब्द है। अगला दोस्तों इसमें क्वेश्चन हमारा अगला टॉपिक है विशेषण और विशेष, जो कि काफ़ी दोस्तों बच्चों के लिए टफ भी होता है और ये इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से गलत होते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें पूछ रहा है ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो दोस्तों ऋषि का जो विशेषण होता है वो आर्ष होता है, और दोस्तों इसमें कोई ट्रिक नहीं चलती है, ये ऐसे शब्दों को आपको रट्टा ही करना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है कि ऋषि शब्द है तो ऋषि शब्द का विशेषण क्या होगा, वो आर्ष होगा, बस इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों। आप देखिए व्याख्या देख लेते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द आर्ष बनेगा। अन्य विकल्प ऋषिकल्प, ऋषिवत, ऋषितुल्य असंगत हैं। तो दोस्तों और ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये रिपीट भी एक बार कर चुका है, तो इसको याद रखिएगा कि ऋषि का विशेषण जो होता है वो आर्ष होता है। अगला है दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो दोस्तों विशेषण वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसमें भय जो है ये विशेषण नहीं है दोस्तों। भय, इसमें भयभीत होता है इसका विशेषण, तो भयभीत जो है ये विशेषण है। निर्भीक जो है ये भी विशेषण है, और भीरु जो है ये भी विशेषण है। तो इसमें भय जो है ये विशेषण नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, निर्भीक, भीरु शब्द विशेषण है, जबकि भय शब्द विशेषण नहीं अपितु विशेष है। इसका विशेषण भयानक होता है। तो एक चीज़ यहाँ फैक्ट आपको ये भी मिल रहा है कि भय शब्द का विशेषण क्या होता है, भय से भयानक होता है, यानी भय का विशेषण भयानक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण, दोस्तों एक कोई प्रतिभा संपन्न छात्र हो तो उसके लिए कोई विशेषण शब्द क्या होगा, तो उसके लिए मेधावी होता है। मेधावी, जैसे कहा जाता है कि राम मेधावी है, तो राम मेधावी, तो मेधावी किसकी विशेषता बता रहे हैं, यानी राम की। तो उसके लिए जो प्रतिभा संपन्न होता है उसके लिए एक शब्द होता है मेधावी, जो कि विशेषण है। अगला है दोस्तों नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। दोस्तों जब इस तरह की नीला, पीला, छोटा, मोटा ये सब जो बताता है तो ये गुण की बात बताता है, ये गुण की बात बताता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें एक चीज़ देख लीजिए इसकी व्याख्या। नीली साड़ी में प्रयुक्त विशेषण गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण संख्या प्रकट करते हैं, वहीं परिमाणवाचक विशेषण द्रव्य वस्तु से संबंधित है। अगला है दोस्तों विशेषण शब्द का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा विशेषण है आपको ढूंढना है। तो दोस्तों इसमें जो बी ऑप्शन लिखा गया, पाँचवा जो है ये विशेषण शब्द है। इसकी व्याख्या देख लीजिए दोस्तों, ये विशेषण जो दिया गया है इंपॉर्टेंट है। इसमें दिए गए विकल्पों में पांचवा शब्द विशेषण है जो कि निश्चित संख्या क्रम सूचक की अभिव्यक्त करता है, जबकि अन्य शब्द सरपंच, प्रपंच, पहुँच ही विशेषण शब्द नहीं है। तो पांचवा जो है दोस्तों ये संख्यावाचक विशेषण है। ये पांचवा शब्द जो लिखा गया ये संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रम की बात कर रहा है दोस्तों, क्रमवाचक विशेषण। अगला है दोस्तों विशेष शब्द हैं। विशेष शब्द वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो दोस्तों सीता राम जो है इसमें विशेष शब्द है। बाकी जो है जिसमें जो दिया गया है दोस्तों रामलला, रमापति, बुद्धि, स्त्री ये जो है ये विशेष नहीं है। राम सीता जो है ये विशेष है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। विशेष पद सदैव संज्ञा होते हैं। सीताराम दोनों संज्ञा शब्द है, सीताराम विशेष शब्द है। दाता राम संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द हमेशा विशेष के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। रामलला, रमापति बहुब्रीहि समासिक शब्द हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। बुद्धिमती स्त्री में विशेषण और विशेष का प्रयोग हुआ है, जबकि प्रश्न में केवल विशेष से पूछा गया है, इसलिए सीता शब्द विशेष है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। तो दोस्तों सर्व और सुलभ, ये सर्व और सुलभ जो है ये इसमें गलत है।
ये सर्व और सुलभ जो दोनों हैं दोस्तों, ये दोनों ही विशेषण हैं। बाकी ताज़ी रोटी, रोटी कैसी है इसकी विशेषता बता रहा, ताज़ी है, यानी कि रोटी जो हो गया विशेष हो गया और ताज़ी जो हो गई ये विशेषण हो गया। इसी तरह से यहाँ पे दोस्तों देखेंगे ये कर्मनिष्ठ और भाव विह्वल, ये भी जो है दोस्तों विशेषण विशेष की दृष्टि से सही है। बाकी इसमें गलत जो है ये सर्वसुलभ है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। सर्वसुलभ दोनों ही शब्द विशेषण है, अतः प्रश्न की दृष्टि से यह त्रुटिपूर्ण दातव्य कि डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव रोटी संज्ञा है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, तो कर्म हो गया, भाव हो गया, रोटी, ये सब संज्ञाएँ हैं, यानी ये विशेष हो जाएंगे। अगला है दोस्तों परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। दोस्तों इसमें पूछ रहा कि परिमाण वाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा तो वह बहुत थक गया है। दोस्तों परिमाण की बात कर रही, यानी क्वांटिटी की बात कर रही, वो भी क्रिया विशेषण। कोई कार्य करने वाली चीज़ है, जो कार्य हो रहा है, जो क्रियाशील है, इसके परिमाण के से संबंधित जो होगा उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तो दोस्तों थक गया है वो, यानी थक गया है वो, तो थक गया है इसकी विशेषता आगे दिया है बहुत, यानी वो थक गया, यानी थकने को हम माप नहीं सकते हैं मीटर लीटर से, तो ये परिमाण की बात हो गई। और क्रिया विशेषण ये हो गया कि वो जो क्रिया है उसकी भी विशेषता बताए, कितना थका है, बहुत थक गया, यानी थोड़ा नहीं थका है, बहुत थक गया। तो ये शब्द जो है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों जो हमारा विशेषण का टॉपिक पे वीडियो जाएगा उसमें सारी बातें आपको डिटेल्स में बता दी जाएंगी और एग्जाम्पल के साथ, और साथ में जहाँ जहाँ ट्रिक भी यूज होते हैं वो सारे ट्रिक भी बता दिए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज़ मिलता रहे, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आइकन IAS ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन और PDF मिल सके। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है वह बहुत थक गया। बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अन्य विकल्प में वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है, में उक्त प्रश्न से पृथक आशय रखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में विशेष पद हैं। दोस्तों विशेष पद यानी कि जिनकी विशेषता बताई जाएगी वो, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आरओ में ही रिपीटेड है। तो जो अग्नि होता है वो अग्नि विशेष से होता है, ये अग्नि विशेषण नहीं होता। बाकी अनुरागी, अपमानित, अनादृत, ये सब शब्द जो होते हैं ये विशेषण होते हैं। तो और अग्नि का जो विशेषण होता है दोस्तों ये आग्नेय होता है, आग्नेय। तो याद रखिएगा कि अग्नि का विशेषण आग्नेय होता है, और आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा दोस्तों। इसका कोई ऑप्शन नहीं बनता है कि आपको किसी तरीके से बता दिया जाए और आप ट्रिक से याद कर लें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अग्नि का आग्नेय होता है। जैसे कि शैल आपने पढ़ा होगा तो आग्नेय शैल आपने पढ़ा होगा। तो शैल कैसे हैं, उनकी व्यवस्था कितनी है, आग्नेय, यानी अग्नि से संबंधित जो शैल हैं उनके बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद हैं। दोस्तों फिर एक बार विशेष की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। विशेष से उसे कहते हैं जिसका विशेषता बताई जाए, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा घर, तो घर की विशेषता क्या बताया जा रहा है, बड़ा है। यहाँ छोटा आदमी, आदमी की विशेषता क्या बताई जाएगा, आदमी कैसा है, छोटा है। इसी तरह से यहाँ वस्त्र की विशेषता क्या बताई जा रही, नीला है। तो इसमें जिसकी विशेषता बताई जा रही, घर हो गया, आदमी हो गया, वस्त्र हो गया। तो घर, आदमी, वस्त्र जो है दोस्तों इसमें विशेष हो गया, और इनकी जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण हो गया। तो बड़ा, छोटा और नीला, ये तीनों शब्द जो हैं ये आपके विशेषण हो जाएंगे। और दोस्तों यही व्याख्या में दिया गया। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूं कि जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको समय से मिलती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। और दोस्तों हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, PDF और भी जो भी क्वेरीज हैं आपकी वहाँ पे पूरी की जाएंगी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आइकन IAS नाम से वो है, और जिनको आइकन IAS से नहीं मिल रहा है उनके लिए नंबर है 98917635
69112। तो दोस्तों इस नंबर पे भी जा कर के आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आइकन IAS ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपको GS के जितने भी RO के पेपर हैं उनके साल में मिल जाएंगे, यूपी PCS के GS के जितने भी पेपर हैं उनके साल में मिल जाएंगे, और घटना चक्र और RO का टॉपिक वाइज भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। जैसे हिस्ट्री का एक वीडियोज़ मिल जाएगा, पॉलिटी का एक, जितने भी हिस्ट्री के आए हुए आपके RO में क्वेश्चन है सब एक जगह हैं, पॉलिटी के जितने हैं, ज्योग्राफी के, इसी तरह सारे सब्जेक्ट के जितने हैं वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।